नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 5 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से सी पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए और बी संपर्क बिंदु है और सी ए बी 55 डिग्री है, तो ए सी बी का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो बना लेते हैं दो सर्किल बढ़िया से। ठीक है, ये हमने बना दी एक स्पर्श रेखा, ये हो गई ए और बी। ठीक है, अब कह रहा था सी ए बी, यानी कि सी पर तो स्पर्श कर रहे थे, यहां से हमने इसको मिलाया, ये दे दिया था 55 डिग्री। हमसे पूछा था ए सी बी का मान क्या होगा। भैया देखो 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट देखो बताते हैं आपको कैसे। अगर मान लो हम इस तरीके से बना दें ये, ठीक है, यहां से इसको खींचा, इधर खींचा और ये हो गया आपका सेंटर। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। यहाँ पर मैंने ये भुजा खींच दी, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गई। अब यही कंडीशन हम यहाँ पर लगा देंगे। कैसे लगाओगे? इसको मैंने यहाँ से खींचा। एक चीज बताओ, एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हो गई तो ये तीसरी भी बराबर हो गई, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे ना? अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो फिर क्या करोगे? ये वाला एंगल 55 हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि 110 डिग्री हो गया। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, यानी कि 180 माइनस का 110 बटे में 2 कर देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। यानी कि 2 ने में 18 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि 90 से 50 गया तो 40, 40 से 5 और कम कर देंगे 35, तो 55 प्लस का 35 बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बेलन का आयतन क्या होगा? सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 2 1 3 कट रहा है, 6 2 8 नहीं कटेगा, 4 2 6 नहीं कटेगा, 3 1 4 नहीं कटेगा। आंसर आ गया। ठीक है, बाकी तो सोल्यूशन कर ही लेते हैं। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7। आर का मतलब है हमें निकालना पड़ेगा। एच का मान कितना हो गया? 15 हो गया, बराबर में 660 दे दिया। हमें निकालना था बेलन का आयतन। अब कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर रेडियस का मान दे देता है कि ऊंचाई की जगह बोल देगा इतनी रेडियस है, तो हमें आयतन निकाल के बताओ। तो हमेशा एक चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का भाग, यानी कि 2 पाई आर अपॉन में 2 इंटू में आर, और इधर एच लिख ली। तो ये क्या बन गया? ये यही तो बन गया। समझ में आई? यानी कि 660 बटे में 2 गुणे में आर हो गया। अब आर दी होगी, दी जाती तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। अब यहाँ तो दी नहीं गई है, तो ये याद रखना, बहुत काम में आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई। आर का मान 22 दिया, 66 हो गया, ये 0 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो ये 15 हो गया, 15 से 15 कैंसिल, आर बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये 330 गुणे में हो गया 7, 0 7 21, 7 21 और 2 23। आंसर। अगला सवाल। अब ये तो आसान था, यहाँ पर देखो 0 कर दो। और इतनी बार बताया कि साइन कॉस में चेंज होता है, क्वाड्रेंट वाला चेंज करते हैं, तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, यानी कि कॉस 40 को हम साइन 50 लिख सकते हैं, या साइन 50 को हम कॉस 40 भी लिख सकते हैं। आंसर 0 लगा दो। अगर आपको इस तरीके से नहीं चीजें समझ में आती हैं तो फिर क्या करोगे? टाइम लगाओगे इसमें। अब जैसे कॉस 40 लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते थे? कॉस 90 माइनस का 50 लिख सकते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस चेंज किस में होगा? साइन में होगा, साइन 50 ऐसे लिख लो। और ये याद रखना चाहते हो तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल, 45 संख्याओं का औसत इतना पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। यदि दी गई संख्याओं का औसत, मतलब दी गई संख्याओं का सही औसत बताइए। चलो ठीक है, देखो अब एक चीज समझो, एवरेज तो 39 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने 65 को 56 यानी कि कम पढ़ लिया था। कम पढ़ लिया था तो भैया पढ़ लो। आंसर समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर कितना कम पढ़ लिया था, ये कितना था भाई? ये देखना पड़ेगा, 56 था। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना कम पड़ा गया। 15 से 6 गया तो 9 हो गया, और 5 से 5 चला गया, ये 0, यानी कि 9 कम पड़ा गया। ये एवरेज में बढ़ा था, लेकिन 9 नहीं। अब हमें टोटल संख्याओं में देखना पड़ेगा, बटे 45, एक में कितना बढ़ा? 9 पन्ने 45 और 0.2 आ जाएगा काट के, तो 39.2 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई। देखो 4 से 4 काट लो, यहाँ पर पावर देख लो, एक्स वाई की पावर ऊपर नीचे सेम है बस, तो x की जगह 3 रख देंगे, यानी कि 3 गुणे में 2 हो गया, नीचे हो जाएगा 3। ये y की जगह 1 रख देंगे, माइनस में 2 गुणे में 1 हो गया, 3 दूनी 6 3 9 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया। आंसर। अगला सवाल,
केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं इतनी और इतनी है एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यदि PQ का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु A और B पर मिलता है तो AB का मान बताना है। तो भैया देखो, एक ये वृत्त बन गया, आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो एक वृत्त ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो रेडियस इधर अगर बड़ी लेंगे तो ये तो 6 हो गई पूरी। ठीक है, और इसकी अगर लेंगे तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि PQ का लंब समद्विभाजक, यानी कि PQ हमें बनाना पड़ेगा। तो P इसका हो गया, Q इसका हो गया। लंब समद्विभाजक किया तो बड़े वृत्त को A और B पर मिलता है, यानी कि A और B पर मिलता है। हमें AB की लंबाई बतानी थी भाई, सिंपल सा, यहाँ पर इसको मिला दिया। ये कितनी हो गई, बड़े वृत्त की रेडियस 6 हो गई। अब ये पूरा 6 था, यहाँ तक तो ये 4 था, इधर हम करते तो ये कितना होता, 2 बचता। अब वो कह रहा था लंब समद्विभाजक किया तो ये 1 1 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमें यही तो निकालना था, ये निकालोगे तो √6² माइनस का 1, यानी कि 36 से 1 गया तो कितना बचा, 35 बचा। अब पूरी AB के निकालनी थी, यानी कि इसका हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। अब ये इस तरीके से ही वृत्त क्यों बने भाई, बाहर क्यों आ गए। आप सिंपल सा सोचो, अगर ये पूरा हम बनाते तो 8 सेंटीमीटर रेडियस व्यास हो जाता छोटे वृत्त का, तो यानी कि बड़े वृत्त के त्रिज्या से तो ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा बाहर निकला। और ये लंब समद्विभाजक था तो 1 1 2 भागों में बट गया, पूरी 6 थी, 4 माइनस कर दिया, इधर 2 हो गया तो इधर 1 इधर 1। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो सवाल आसान होते हैं, वैल्यू पुटिंग अगर सोच पाते तो ठीक है, अगर जैसे 0 रखा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएंगे, और नहीं सोच पाते तो देखो सवाल में टफ कुछ नहीं है। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 15 में कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, और गुणा करने पर 15, यानी कि 5 गुणे में 3 हो जाएगा। लेकिन माइनस का 8 चाहिए था तो माइनस के हो गए, यानी कि इसके लिए लिखे हमने तो माइनस का 5 माइनस का 3 आया। अब क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं। पहली बार जो भी फैक्टर आता ना उसके साइन चेंज कर दो, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। फिर क्या करते हैं, एक्स के साथ जो भी कॉफिशिएंट होगा उससे भाग, यानी कि हमारे पास ये मान आ गए, किसके, एक्स के आ गए, 5,3 आ गए। इनका मतलब पता क्या हुआ कि x - 5 बराबर 0 रहा होगा, x - 3 बराबर 0 रहा होगा। फैक्टर मतलब यही तो होता है। अब ये मान रख लोगे तो सेटिस्फाइड होगा। अब यहाँ से हम 6 के फैक्टर ऐसे ही कर लेते हैं, -3, 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 करोगे, ये इन दोनों का गुणा करोगे 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो -5। अब इनके भी साइन चेंज कर लेते हैं, 3 और 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास x के कितने मान आ गए, 3, और x बराबर 2 आ गया, यानी कि x - 3 बराबर में 0, x - 2 बराबर में 0 हो गया। तो हमारे पास एलसीएम x - 5 हो गया, x - 3 तो दोनों जगह कॉमन था तो x - 3 हो गया, x - 2 हो गया आंसर। अगला सवाल, एक मेज को इतने में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई 100 की चीज थी, 24% की हानि होगी तो 76 में, प्रॉफिट होगा तो 124 में। अब यहाँ पर 76 बराबर दिया गया था 1596, हमें निकालना था 124 बराबर। तो यहाँ पर 19 चौक 76 कर लो, फिर 19 छक्का 114 हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, 19 चौक 76 हो गया। फिर इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 21 दूनी 42 8 50, आंसर आ चुका है। 21 एकम 21 और 5 कितना हो गया, 26। अगला सवाल, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः इतने मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने % प्राप्त हुए, यानी कि सबको जोड़कर उनको नीचे लिखना होगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 11 6 2 8 इंटू में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल तो हमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, यानी कि ये 33 आ रहा तो 11 का मल्टीपल ऊपर होना चाहिए। तो 6 1 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 2 1 3 हो गया, 15 से 3 घटाएंगे तो नहीं मिल रहा 11 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल देखेंगे, 6 2 8 2 10 8 18 मिल रहा है, 7 5 12 हो रहा है, यानी कि 3 का तो मिल रहा, 9 4 13 यानी कि 7 का मल्टीपल। ये भी देख लेते हैं, अब 2 मिल गए तो हमें चेक तो करना ही पड़ेगा, एक तरीका बता दिया, हो सकता है कि लग जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 6 12 8 20 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 2 5 3 8 2 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 2, 6 2 8 हो गया, 8 6 14 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 2, 7 2 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 20400 आ गया। ठीक है, अब ये तो कट गए, अब 4 में किसका गुणा करें, हमें 8 मिल जाएगा। तो 4 के साथ 3 का किया, 4 3 12 नहीं मिला, 4 पंजे 20 0 मिला, क्योंकि पूरा तो कट चुका, 0 तो आना ही नहीं। 4 7 28 यहाँ मिल रहा है, 4 9 36 हटा दो, आंसर लगा दो कितना, 57। अगला सवाल,
किसी कर्मचारी की मासिक आय इतनी थी और उसका मासिक व्यय इतना था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई वृद्धि का परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले देखो, मासिक आय हमारे पास कितनी थी, 26,500 थी और मासिक व्यय था हमारा 22,000। तो ये तो 0 से 0 चला गया। इधर 25 25 हो गया, 5 15 हो गया, इधर 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हमारे पास इनकम हो गई 53, एक्सपेंडिचर हो गया 54, 44, तो सेविंग कितनी हो गई, 9 रुपया हो गई। समझ में आ गई बात। अब कह रहा था अगले वर्ष आय में 20% की वृद्धि, व्यय में 15% की। इसका मुझसे पूछा था, इनका गुणा कर दो, 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया, 0 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 15 चौकू 60 और 6 66 हो गया, इधर 9x हो गया। इनको जोड़कर इसके बराबर कर दो, ठीक है। अब इधर आ जाएगा 660, तो 0 0 10 से 6 गया 4 बटे में 9 बराबर में x हो गया। प्लस का आ रहा तो प्रॉफिट होगा यानी कि बढ़ेगा, और माइनस का आएगा तो घटेगा, यानी कि 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे में 9% आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अगला सवाल, रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट, टॉम था और जॉर्ज था, ठीक है। इससे 3 गुना समय ले रहा था यानी कि 3 दूनी 6 कर लो, इससे 2 गुना समय ले रहा था यानी कि इसको 3 मान लो। यदि एक साथ कार्य करते हुए भी इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो टॉम उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ देखो समय की बात कर रहा था, यानी कि हमें इफिशियंसी चाहिए तभी तो टोटल वर्क निकल पाएगा। तो हमने ले लिया एलसीएम 6, तो यानी कि इसकी इफिशियंसी आ गई 1, इसकी आ गई 2, इसकी आ गई 3। अब यहाँ कह रहे थे 23 घंटे में कार्य करते हैं, एक साथ करें, तो 3 2 5 1 6 हो गया भाई। यहाँ से टोटल इफिशियंसी 6 आ गई, तो 6 गुणे में 23, ये टोटल वर्क आ गया। अब टॉम को करना था तो 2 से भाग कर दो, 2 3 6 हो गया, यहाँ पर 23 होगा, 23 3 69 आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इनका देखो एलसीएम निकालना था। देखो नंबर लिखे थे 0.15, 0.18, 0.45, यहाँ पर रख लो 100, यहाँ पर 100, ये पॉइंट हटाकर 100 लिखे, ठीक है, ये सारे हट गए। अब कभी भी भिन्न का एलसीएम बोल दे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, नीचे तो एचसीएफ 100 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 आ रहा है। ऊपर से अगर करेंगे तो यहाँ पर देखो 9 ले, 3 ले लो, पहले 3 एलसीएम में लिया तो 3 पंजे 15, 3 6 18 और 15 3 45 हो गया। अब इनका अगर एलसीएम लोगे, डायरेक्ट वैसे आ रहा था 90 लिख लो, मैं फर्जी का ही दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 चला गया, 0.9 आंसर आ गया। अगला सवाल, कभी कभी हो जाता है ऐसा। धातु की 2 गेंदें P और Q इस प्रकार हैं कि P का व्यास Q के व्यास का 4 गुना है। P और Q के आयतनों का अनुपात। देखो यहाँ पर अगर ये 1 है, ये 4 हो गया। अब इनका अनुपात पूछा गया। मान लो आप फार्मूला लिखोगे, अगर मान लो यहाँ पर रेडियस भी निकाल ले आप, तो बाद में तो वो तो कट ही जाना ना भाई। आपने लिखा 4 बटे में 3 पाई R1Q और फिर 4 बटे में 3 पाई R2Q लिखा। इसमें भी 2 का भाग करके होल क्यूब कर दो और इसमें भी 2 का भाग होल क्यूब करके कर दो, तो ये तो कट ही जाना रेशियो में, तो क्यों बनाना है। इसका होल क्यूब कर दो, 64 हो गया, 1 हो गया, डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल, फिर से एलसीएम आ गया भैया। एलसीएम आ गया तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ तो मिल रही है, 4 3 7 2 9 मिल रहा है। यहाँ पर देखो नहीं मिल रही है, 4 2 6 2 8 नहीं मिल रही, 2 ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पर देखो 13 पंजे 65 आ रहा है, यानी कि 13 का मल्टीपल कहीं ना कहीं होगा, तो ये 13 का तो है नहीं, तो आंसर लगा दो बस। अगला सवाल, एक सर्वेक्षण में 200 उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उनके पास एक वाहन है या नहीं। उनके उत्तर नीचे सारणी में है, सारणीबद्ध है। कितने % उत्तरदाताओं के पास कार नहीं है। तो देखो कार किसके किसके पास नहीं, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, यानी कि 30 और 50 80 हो गया। इधर करेंगे तो 40 20 60 65 हो गया। इनको जोड़ेंगे 5 हो गया, 8 से 14, यानी कि 145 लोग ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है, जो कि हमारे जैसे हैं। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 0 से 0, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल, ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से इतना गुना समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य का 27 दिन में कर सकते हैं, मतलब उक्त कार्य वही कार्य, और सी अकेले 75 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यानी कि ए प्लस बी कर रहा था 27 दिन में, सी कर रहा था 75 दिन में। और पहली लाइन कह रहा था ए कार्य को पूरा करने में बी प्लस सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना समय लेता है। यानी कि अगर ये ले रहा है
10, तो ये ले रहा है 24। तो समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखो करना पड़ेगा थोड़ी सी मेहनत करते हैं भैया। पहले तो 5 दूनी 10 कर लो, और इधर 5 दूनी 10 क्यों, 2 पंजे 10 कर लो, इधर 12 हो जाएगा। ये तो आ गया टाइम का। और एफिशिएंसी का लिखोगे जस्ट अपोजिट, 5 और 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है भाई, करते हैं। ये अगर यहाँ से 3 ले लें तो 3 नेम 27, इधर 25 हो गया। 25 और 9 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा इतना। यानी कि एफिशिएंसी इसकी आ गई 25 और इसकी आ गई 9। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 9 5 14, यानी कि 34 हो गई। यहाँ से लिखी तो 12 5 17 एफिशिएंसी आ रही, जबकि दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी तीनों की। तो इसमें तो 34 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। तो ये 12 दूनी 24 हो गया, और इधर करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि a की एफिशिएंसी 10 आ गई, c की एफिशिएंसी 9 आ गई। भाई देखो यहाँ पर 9 है, यहीं से तो हमने इसमें अगर गुणा करना पड़ता 34 में, तो 9 में भी गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो करना नहीं पड़ा। यानी कि सी की कितनी आ गई, 9 आ गई। बी का निकाल लेते, खत्म करते हैं भाई। 19 हो गया। अब 19 में अगर 15 हम जोड़ देंगे तो 34 पे पहुंच जाएंगे। अब टोटल कार्य 3 गुणे में 9 गुणे में 25 बटे में हो गया 15, 3 पंजे 15 हो गया, 5 25 हो गया, 5 नेम 45। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 34 में गुणा नहीं करना पड़ा, नहीं तो अगर 34 में गुणा करते तो इसमें भी गुणा होता, इसमें भी गुणा होता, और इस वर्ग में भी गुणा होता। लेकिन यहाँ पर सब रेशियो मेंटेन था, इसलिए उधर गुणा नहीं करना पड़ा। अगला सवाल, विपिन किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, वैभव उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, और चिराग उसी कार्य को 6 दिनों में। यदि वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 2 3 6 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 2 5 1 6, आंसर आ गया 1। अब आपको लिखना नहीं है प्रॉपर कि 2 लिखोगे फिर 3 फिर 6, एफिशिएंसी 6, एलसीएम 6 हो गया, फिर 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। भाई किया हमने भी वही चीज है, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख लिया, डायरेक्ट जोड़ घटा के सब आंसर अपने आप से आ गया। अगला सवाल, 6500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष की बात कर रहा था, 2 वर्ष में अगर हम देखते 6 महीने की कैश स्लैब बनती 4, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हो गया 4 वर्ष। रेट हमारी थी 10% वार्षिक, लेकिन अर्धवार्षिक लिखोगे तो क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब 5% के हिसाब से हमें 4 वर्ष के लिए चलना है। अब समझ लो बात को, अगर चीजें याद नहीं होंगी तो फिर फंस जाओगे। तो 4 साल का इफेक्टिव होता है 21.5%, और हमेशा याद रखो 10% के भी याद कर लो, 46.41। एटलीस्ट ये तो याद कर ही लो, इसके अलावा अलग होगा वो देखा जाएगा, इसको तो कर ही सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना था, 6500 का हमें इतना परसेंट निकालना था, 21.5। तो ये जो निकालते ना, ये क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है ब्याज। लेकिन हमसे पूछा गया मिश्र धन, यानी कि ये पूरा 100 पे काम होता है, तो इसमें क्या करेंगे 121 कर देंगे। समझ में आ गई बात, बस इतना ही करना था। 0 से 0 चला गया, 13 पंजे 65 हो गया। इधर करेंगे तो 55 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 5 1 5 2 7 हो गया, और 13 पंजे 12 पंजे 60 हो जाएगा। फिर गुणा करना पड़ेगा 13 का, 13 पंजे 65 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 13 सत्ते 91 और 6 97 हो गया, और 13 छक 78 हो गया। यानी कि ये आ गया हमारे पास 0.1 के बाद लगा दो। अब ये एग्जैक्ट नहीं आया अब, लेकिन आप आंसर तक तो पहुंच गए। ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि 21.5 लिखो ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये थोड़ा आगे तक जाता है। कभी कभी सवाल बिल्कुल वो फिक्स दे देता है, तब दिक्कत आती है। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, 5% के लिए 4 साल के लिए इतना, 10% के लिए 4 साल के लिए 4 6 4 1, ये याद कर लो। ठीक है, 5 का तो देखो बाद में 5 है ही, केवल 21 याद रखना भाई, 5 तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर देखो 6 4 10 हो रहा है स्टार्टिंग में, लास्ट में 4 1 5 हो रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी बना के कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बस याद होना चाहिए। अगला सवाल, 5000 पर 30% की छूट और इसी राशि पर 15 और 25 की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर क्या होगा? इन दोनों का अगर सम करेंगे तो जैसे ही अगर हमने देखा कि ये 30 आ रहा तब तो ठीक है, अगर 40 आ रहा तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम एकल छूट निकालते, फार्मूला a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100 होता है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 15 गुणे में 25 हो जाएगा, बटे में 100 हो गया। तो 25 पंजे 125 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, 25 एकम 25 और 12 37 हो गया, यानी कि 3.75 आ गया। तो इससे घटाएंगे पूरा 4, 36 आ गया, 100 से 75 गया तो 25 हो गया, यानी कि इतना आया। अब यहाँ पर 30% था तो 30% इधर लिख देंगे, यानी कि 6.25% हमें निकालना है। किसका? 5000 का। 5000 का
6.25 कर दो बस, परसेंटेज वगैरह भी कुछ मत रखो। 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 2 12 हो गया, 5 छक्का 30 1 31 हो गया, कहीं लिखा 31 25, आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी आप 0 परसेंटेज पॉइंट हटाकर जो कुछ करना चाहते हैं वो आराम से करते रहना। अगला सवाल, अब इस पे देखो फार्मूला बता चुके हैं, ये कंडीशन कभी भी दी जाए, कभी भी ये कंडीशन आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स इसका मान हो जाएगा, इसके बराबर वाई का मान हो गया। यहाँ पर कॉफिशिएंट ए और बी 1 हो गए, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि √11 बटे में 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस का 11 बटे में 3 का 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, माइनस का 11 बटे में 9 बराबर में वाई स्क्वायर हो गया। 8 से 1 गया तो 7, यानी कि √7 बटे में 3 वाई का मान। अगला सवाल, राम के पास 12 मुर्गियां 5 गायें, श्याम के पास 18 मुर्गियां 9 गायें, प्रीतम के पास 4 मुर्गियां 8 गायें और विनय के पास 10 मुर्गियां 7 गायें। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? तो देखो 12 बटे में 5 था हमारे पास, और 18 बटे में 9 था, और 4 बटे में 8 था, और 10 बटे में 7 था। ठीक है, ये थे राम और ये थे श्याम, ये थे प्रीतम, ये थे विनय। इनको तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते भाई, सबसे बड़ा पूछा है। यहाँ पर किया तो ये 9 दूनी 18 पे खत्म हो गए, टाटा बाय बाय हो गई। यहाँ पर 7 एकम 7, ये भी खत्म हो गए। अब इधर करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, सबसे ज्यादा राम। अगला सवाल, किस संस्था में कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है? अब यहाँ पर देखो लिखे हुए सारे नंबर 5 लिखे हुए, ऑप्शन से एलिमिनेशन करते जाया करो, पता लगे कि जल्दीबाजी में कि नंबर छोटा बड़ा देख के इधर उधर लगा दिया, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सर्वाधिक किसमें लिखे, 5 8 मुझे दिख गया, आंसर लगा। अगला सवाल, ये तो आसान सवाल हो गया। यहाँ पर क्या रखना था, थीटा बराबर 45 रखना था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। 3 प्लस का 5, बस 5 3 8 तो 10 आंसर। अगला सवाल, एक अर्धगोला और एक अन्य ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब देखो इस सवाल को भी भेजा था कुछ लोगों ने, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो, आप अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कंफ्यूजन में हो गए। उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, ना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता तब आप ये पार्ट लेते, उसने पृष्ठीय बोल दिया, यानी कि पृष्ठीय तो ये भी टच कर सकते हो, ये पूरा हो गया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर गोले का लिखोगे तो 4 पाई r स्क्वायर बराबर में हो गया 3 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r अपॉन में r बराबर में हो गया √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब आयतन लिखेंगे तो 4 बटे में 3 पाई r1 का क्यूब, या तो कैपिटल R क्यूब। इधर लिखेंगे 2 बटे में 3 पाई r क्यूब। यहाँ से देखो 2 से 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 गुणे में √3 का होल क्यूब, रेशियो में 2 का होल क्यूब हो गया। तो यहाँ से हटा देंगे, 1 2 तो चला गया, यानी कि 4 आ गया, इधर 3√3। अगला सवाल, क्रमिक छूटों किसके एकल छूट के बराबर होगी? 30 20 50 से 6 कम का आंसर है। अभी फार्मूला बताए थे, अब ये सवाल आप लोग खुद से कर लेंगे, इतना तो आसान है। अगला सवाल, हाउ मच % इज मोर एक्सपेंस ऑन रेंट देन द एक्सपेंस ऑन अदर्स? यानी कि अदर ये रहा, रेंट ये रहा, यानी कि रेंट के लिए ये बात कर रहा, अदर के लिए ये बात कर रहा, तो भैया 10 ज्यादा हो रहा ना, इसका मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। समझ में आ गई भाई 20 था, अदर हमारे 10 था, तो कितना अधिक हो रहा, 10 बटे में 10 गुणे में 100 कर दो, तो 100% आ जाएगा ना। अगला सवाल, चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, लगे हाथों। सबसे पहले तो 24 तियां 72 हो गया, फिर करेंगे 9 गुणे में 2 बटे में 72 आ जाएगा, माइनस में ये देखो डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले डिवाइड, फिर इधर आ जाएगा गुणे में 7 से 6 गया, यानी कि ये प्लस का बना देगा 1, इंटू में 2 हो गया, प्लस में सबसे पहले ऑफ हो जाएगा, यानी कि 3 बटे में 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। इधर करेंगे तो 9 8 72, यानी कि 9 दूनी 18 चौक 72 करो भाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बटे में 4 प्लस का 3 हो गया, प्लस का 1 बटे में 5 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 60 हो गया, इधर में 4 हो गया, यानी कि 69 अपॉन में 20 आंसर। अगला सवाल, आयुष ने सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए? यानी कि आयुष ने सभी विषयों में, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा बस, यानी कि 8 हो गया, 8 2 10 10 5 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 9 हो गया, 9 8 17 17 और 9 26 26 और 8 34 34 और 8 आंसर। अगला सवाल, 2019 में संगठन डी और ई में कर्मचारियों की संख्या
और 2021 में समान संगठनों में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। सबसे पहले 2019 फिर 2021 की बात कर रहा है, डीई की बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों का, इसमें भी इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 6 7 6 13 हो गया, डबल जीरो आ गया, यानी कि 6 8 7 15 डबल जीरो आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और इधर कर देंगे 4 3 12 4 चौकू 16 4 3 12 4 दिन 36। अगला सवाल, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40 सेकंड समय लेती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा भाई डिस्टेंस को, तो ये 0 हो गया, 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, बटे में 40 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, लेकिन किस में आई, मीटर प्रति सेकंड में, हम बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। समझ में आ गई। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते, तो ये तो होगा नहीं, 6 2 8 1 9 हो गया, 7 2 9 1 10 होगा नहीं, 8 5 13 होगा नहीं, क्योंकि 9 इसमें आ गया ना, उससे बना लिया हमने, 0 से 0 चला गया। इधर 4 एकम 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, इधर 2 का गुणा कर दो, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, यानी कि 17 दूनी 34 गुणे में 18 बटे में 10 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, 18 3 54 में 7 जोड़ देंगे तो 61 बटे में 10, आंसर आ गया 61 अगला सवाल, फिर से एलसीएम आ गया, बताओ। तीन क्वेश्चन आ गए एक ही पेपर में, अब क्या ही बोला जाए इनके लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिखा, 11 दिखा, बस सबसे पहले तो इसी को चेक करो, ये तो कट रहा है, यहाँ से 6 हो गया, 6 5 11 7 5 12, ये 8 हो गया, 8 6 14 5 4 9, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 4 12 8 6 14, ये भी नहीं होगा, आंसर लगा दो। बाकी तो आप आराम से करते रहो, फिर ऐसे करने के लिए बैठोगे तो। अब ये भी आसानी सवाल है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, नीचे भी 1 हो गया, प्लस का 3 हो गया, यानी कि आंसर आ गया। अच्छा, आपको पता है भैया, देखो 90 माइनस 39 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसको चेंज किस में होगा, साइन कॉस में, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, तो ये कॉस 39 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर 35, तो ये बन गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से ये बन गया। यहाँ पर भी 10 25 को चेंज कर लो, 10 25 को हम लिख सकते हैं बराबर में 10 90 माइनस का 75, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, 10 चेंज होगा किसमें, कॉट में, और ये आ जाएगा 75। अब इसकी जगह 75 रखोगे, इसके अपोजिट 3 आ गया। अगला सवाल, एक धावक इतने मीटर की दौड़ इतने सेकंड में पूरी करता है, धावक की चाल बतानी थी। देखो 750 बटे में 54, अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटे में 5। अब यहाँ पर चेक कर लेना, पता लगे गलत कर बैठो, क्योंकि यहाँ पर 54 कट भी तो रहा है, तो ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। 5 3 15 5 75, आंसर आ गया। अगला सवाल, ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण इतना और इसके सम्मुख शीर्षों से उस पर खींचे गए लंबों की लंबाइयां इतनी और इतनी है। बहुत आसान चीज हो गई भाई, देखो ये बन गया हमारा एक, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 20, अब इस पर लंब डालेगा, यानी कि ये 90 डिग्री का, इधर से भी 90 डिग्री का है, तो या तो आप एक एक करके कर लो, क्या कर लोगे, 20 गुणे में 12 प्लस का 1 बटे में 2 20 गुणे में 18 कर लो, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 1 बटे में 2 20 कॉमन ले लिया, 12 प्लस का 18, इस तरीके से हम लिख सकते थे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 300 आंसर आ गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संयोजन के संदर्भ में दी गई अवधि में वाहनों की बिक्री न्यूनतम थी। यानी कि इतना बड़ा आपको डाटा दिया गया, सबसे न्यूनतम चेक करना है। पहले तो ये देखो 11 को चेक करना है, 10 को चेक करना है, फिर 2010 डबल क्यों दिए भाई, फिर 2015 को दिया। ठीक है, एक और कोई दिया होता हमारा, सबसे पहले देखो सभी में यहाँ पर 4 जीरो थे ना, ये तो हमें सभी से काट देने थे, इसमें भी 4 जीरो थे, इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा हम क्या करते, ऑब्जर्वेशन करते कि किसमें ज्यादा हो रहा किसमें कम हो रहा, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ मिसप्रिंट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। अगला सवाल करते हैं, आसान है, वह तो सभी को पता है। स्कूल यू से कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस स्कूल की सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है। यानी कि सबसे पहले यू में पहुंचेंगे, फिर क्लास 7 में पहुंचेंगे, तो ये तो आ गया 162, और बटे में टोटल करना पड़ेगा इनटू में 100। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि डिविजिबिलिटी वगैरह चेक कर लो, क्योंकि उसने दशमलव के 2 स्थानों तक बोल दिया, यानी कि हमें इनको जोड़कर करना ही पड़ेगा। तो सबको जोड़ लेते भैया, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, इधर करेंगे 5 6 5 11 11 और 6 17 17 और 6 23 23 और 6 29 और 4 33 हो गया, हाथ से लगा 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, यानी कि 933 से हमें
भाग करना है। समझ में आ गई बात। तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 311 से हमें 5400 में भाग करना है। सबसे पहले तो एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जा नहीं सकता। 9 बच गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, और 5 से 3 गया, 1 उतारा लिया 0 का। अब ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा क्या लिखा, 8 लिखा है, यानी कि 8 तियां 24, 12 से बड़ा हो रहा है, हटा दो। 7 करेंगे, 7 तियां 21। मैंने ही गलत लिख लिया तो आंसर कहाँ से आएगा? ठीक है, आप लोग तो हंस रहे होगे कि देखो गलत कर दिया, फिर से एक बार कर दिया। यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2 बचेगा, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए। अब यहाँ पर देखो 229 आया, सबसे बड़ा देखेंगे दूसरे नंबर पे 8 लिखा है, तो 8 तियां 24, 22 से छोटा हो रहा, हटा दो ऑप्शन के। फिर 7 आया, 7 तियां 21, 22 से छोटा हो रहा, फटाक से गुणा करके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तियां 21, देखो 2290 से छोटा आ रहा, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, पोर्टलैंड हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के उन लड़कों का अनुमानित परसेंटेज क्या है जो विज्ञान में नामांकित नहीं हुए? तो देखो 20 नहीं हुए, टोटल लड़के कितने थे, 45, गुणे में 100 कर दो, तो 5 को 20, 5 ने 45, 400 बटे में 9 आ गया, यानी कि 44.44 आंसर। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु, इस प्रकार स्थित एक बिंदु है, क्यू आर बराबर इतना है, पी क्यू बराबर में 9 है, पी एस की लंबाई बताइए। तो देखो एक हो गया समबाहु त्रिभुज, सुंदर, सुशील और टिकाऊ वाला, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब इस पर एक है S, तो कह रहा था QR अपॉन में QS बराबर में 3 बटे में 1, यानी कि ये QR पूरा 3 है, तो QS हमारा 1 है, यानी कि इस तरीके से रहा होगा, कहीं S यहाँ पर रहा होगा, ये 1 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करना। अब इसकी भुजा का मान दे दिया था हमको 9, तो ये भी पूरा 9 होगा, यानी कि 3 बराबर क्या होगा, 9 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या गुना हो गया था, 3 गुना हो गया था, यानी कि सारी भुजाएं एक्चुअल में कितनी होगी, 3 हो गई, तो ये 6 हो गई। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको निकालना था, तो आपको क्या करना था, आपको कोसाइन रूल लगाना था। cos 60 बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में PS का स्क्वायर अपॉन में हो जाता 2 गुणे में 9 गुणे में 3। अब cos 60 का मान कितना होता है भैया, 1 बटे में 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 तियां 27 इधर आ जाता, 9 ने 81 प्लस का 3 त्रिका 9 माइनस का PS स्क्वायर हो जाता, तो PS स्क्वायर बराबर में हो जाता 81 प्लस का 9 यानी कि 90 कर लो, माइनस का 27, 10 से 7 किया 3 हो गया, इधर करते तो बचा 8 से 2 गया तो 6, यानी कि PS बराबर में √63। अगला सवाल, अच्छा पता है सबको कोसाइन रूल की, नहीं पता है लिख देते हैं। अगर ये थीटा है और ये यहाँ पर A और ये B और ये C, तो यहाँ पर ये cos थीटा बराबर जब भी निकालेंगे तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर अपॉन में 2AB। ये ध्यान रखना, यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर पास वाली दोनों भुजाओं का स्क्वायर और माइनस में दूर वाली भुजा का अपॉन में 2 गुणे में पास वाली भुजाओं का गुणनफल, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर 5 मीटर इतने और इतने की लंबाइयों को पूर्णतः मापने का उपयोग की जाने वाली बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सेंटीमीटर में दिया गया, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 315 और आ गया, यानी कि 315, वो वाला नहीं है जो सोच रहे हो, जिसको भी पता हो वो समझ गया होगा। यहाँ पर 5 मीटर था तो ये 500 सेंटीमीटर हो गया, इधर 6 मीटर 85 सेंटीमीटर यानी कि 685 हो गया। अब इनको सबको काटना चाहिए था, देखो 9 तो आएगा नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमको, कुल मिलाकर बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, तो 9 से सभी नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे, 511 से नहीं कटेंगे, 7 से 500 नहीं कटेगा, आंसर। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतनी 5 में इतनी, तो ब्याज की दर कितनी होगी, यानी कि मेहनत करवाएगा सवाल। भाई समय में डिफरेंस 1 का आ गया, अब कर लेते हैं भैया जो अमाउंट में करेंगे, क्योंकि A1 बराबर क्या होगा, P प्लस का S1 होगा, SI1, और A2 बराबर में P प्लस का SI2 होता है। जब डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर यही चीज बचती है, SI1 माइनस का SI2, जो टाइम में डिफरेंस होता है उतने ही साल का ये ब्याज का डिफरेंस का वो ब्याज आ जाता है उतने ही साल का। तो यहाँ पर कर देंगे 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, 10 बचा, 10 से 6 चला गया तो 4 हो गया, यानी कि 1 साल का इतना आ गया। 4 का करेंगे 4 चौकू 16, 4 चंग 24, ठीक है, 4 चौकू 16 और 2 18, यानी कि 7656 से 18 56 घटा दें, 0 0 16 से 8 गया 8 हो गया, 6 से 1 गया तो 5,
ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। वो कह रहा था 5800 पे एक साल का रेट आर से अगर ब्याज देखा जाए तो 464 मिल रहा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा होगा 8 ऑप्शन का भी सारा लिया भाई, 8 से गुणा किया तो 8 हमें दिख गया, तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो कैलकुलेशन फर्जी में करते रहते होगे तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगला सवाल कह रहा था कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखो 7/10, 1/3, 2/5, 5/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। हमें आसान लग रहा है नीचे, यानी कि 3 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पर 10 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पर 6 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पर 5 का गुणा ऊपर नीचे, यानी कि हमें मिल गया नीचे सब में 30। अब यहाँ से हम कहना क्या चाहते हैं, आपको नंबर दे दिया 16, आपको नंबर दे दिया 20, आपको नंबर दे दिया 28, आपको नंबर दे दिया 40। अब इसमें सब में हमने 4 से भाग कर दिया, यहाँ मिला 10, यहाँ मिला 7, यहाँ मिला 5, यहाँ मिला 4। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी संख्या बड़ी थी वो बड़ी की बड़ी आई है। तो इसका मतलब 25 हो रहा, 6 दूनी 12 हो रहा, 7 21 हो रहा, तो सबसे बड़ा यही नंबर बन रहा है, आंसर लगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इसका देखो, इसका तो फार्मूला डायरेक्ट आपको पता होगा, a - 1/a बराबर में अगर a दिया जाए तो a + 1/a बराबर में होता है √a² प्लस का 4। ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, इसको ओपन करोगे ना होल स्क्वायर करके तो अपने आप मिल जाती हैं ये चीजें। अगर आपको दिया जाए a + 1/a बराबर में कैपिटल A और आपसे पूछा जाए a - 1/a तो a² माइनस का 4, कुछ नहीं होता। देखो प्लस से माइनस पे आ रहा है, माइनस का 4 हो गया, माइनस से प्लस पे आए, प्लस का 4 हो गया। इतना ही आपको याद रखना था, यानी कि यहाँ पर 4 चौको 16 प्लस का 4 यानी कि 20 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 का 2 बाहर आ गया, रूट में 5 बच गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 60,000 प्रत्येक में 2 कारें बेची, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, उसके लाभ या हानि का परसेंटेज बताना। तो देखो 20% का लाभ हुआ तो 20 पंजे 100, यानी कि 5 में 6 बेची, अगले में हानि होगी तो 5 से चीज 4 में बेची, लेकिन दोनों कारें 2 कारें बेची 60,000 प्रति एक, यानी कि उनका सेलिंग प्राइस बराबर था, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो इसमें भी 2 का हो जाएगा, इसमें भी 3 का हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम देखते तो प्रॉफिट हो रहा था 1 का, 2 का गुणा करेंगे तो टोटल प्रॉफिट 2 रुपए का। यहाँ पर लॉस हो रहा था 1 का, 3 का गुणा करेंगे तो हमें लॉस हो गया कितने का, 3 का, यानी कि कुल मिलाकर हमें 1 रुपए का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ कितने पर, 5 दूनी 10, 5 15, यानी कि टोटल हो गया 25 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 25 चौको 100, यानी कि 4% का हमें लॉस हुआ। अगला सवाल, जूली और सोमा एक ही स्थान से आरंभ करते हुए और विपरीत दिशाओं में चलते हुए, जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, 4 घंटे बाद वे एक दूसरे को 40 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, प्रत्येक की चाल कितनी है। तो देखो विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो देखो विपरीत दिशाओं में अगर चलती तो चालें तो जुड़ जाती हैं, और डिस्टेंस ये दे दी थी बराबर में 4 घंटे हो गए, यानी कि a + b बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, और उसने दे रखा था a - b बराबर में 4, यानी कि अगर a बराबर निकालेंगे तो 10 4 14 बटे में 2 हो गया, यानी कि 7 आ गया। अगर b निकालेंगे 10 से 4 गया, 6 बटे में 2, 2 3 6 हो गया, यानी कि 7 और 3 स्पीड रही होगी, आंसर लगा दो। अब यहाँ पर देखो हमने ऐसे ही कर दिया, क्योंकि हमने ऑप्शन में एक चीज देखा कि ये सभी अलग अलग लिखे हुए, अगर वो ऐसे लिखता 7 3 3 7 और नाम ऐसे लिख के देता तो हमें प्रॉपर करना पड़ता, कौन जूली है कौन सोमा है। ठीक है, ऐसे तो अब इसमें कुछ बोला ही नहीं उसने, अलग अलग सबकी स्पीड दे दी तो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, एक परिवार 75,000 कमाता है जिसमें से 10% की बचत होती है, खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि इतना स्वास्थ्य पर खर्च होता है, और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। कुल आय का भोजन पर होने वाले खर्च का परसेंटेज बताना है, आय से निकालना। ठीक है, तो देखो 75,000 वो कमाता था, 10% बचत की, यानी कि 90% खर्च किया। अब इसी खर्च का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि इसका 30% शिक्षा पर कर देगा तो बचेगा कितना, 70%, इतना ही तो बचेगा। अब इसमें से स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया इतना, तो इस पूरे से जो भी घटाने पर जो भी बचेगा वो किस पर खर्च होगा, शेष राशि भोजन पर, यानी कि यही हमें निकालना था। इसके बटे में कर देते 75,000 और गुणे में 100। अब इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी, करते हैं भैया, और क्या कर सकते हैं। या तो ऐसा करो, इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं, इन द सेंस ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 1 सेकंड रुको, कलर चेंज कर लें तो नहीं थोड़ा अच्छा लगे।
यहाँ से ये चला गया, ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, तो इधर 9 सत्ते 63 बटे में 100 हो गया। माइनस का करेंगे 30375 अपॉन हो गया 75,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 100 छोड़ देंगे, बाकी कर लेते हैं। 25 तियां 75 हो गया, 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 3 बचा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 हो गया। नीचे क्या बचा, 25 तियां 75, 3000 बचा। तो इधर फिर से कर लेते हैं 15 से, 15 दूनी 30 हो गया, और 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15 हो गया। ठीक है, 15 एकम 15 हो गया। ठीक है, अब तो कुछ कटना नहीं है, यानी कि इधर भी 200 बना लो। अब यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यानी कि जो कुछ भी बचा है 2 तियां 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, माइनस का 81 बटे में 200, गुणे में हो गया 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 1 गया तो 5 बचा, 12 से 8 गया 4 बटे में 2, 22.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 9 आ रहा है, 9 की मल्टीपल देखते हैं। तो 6 3 9, ये तो नहीं हो रहा। 8 4 12 2 14 नहीं हो रहा। 5 4 9 हो रहा। 6 2 8 2 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। अब कोई भी संख्या होती भाई, a इंटू में 2 कर दो, हमें 9 की डिविजिबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में आप ला के दो। दो गुने करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने घटाने की बात करता था उसको देखा जाता। अगला सवाल, अरविंद के पास 650 केजी गेहूं है, जिसमें से एक भाग को 9% के लाभ पर बेचता है, शेष को 19% के लाभ पर। ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके, अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर गेहूं की मात्रा। आसान है, ये तो एलिगेशन का है, बिल्कुल सरल सवाल। यहाँ से डिफरेंस 4 आ गया, यहाँ से डिफरेंस 6 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 3 2 5 बराबर में 650। हमें 9% का निकालना था, यानी कि 2 बराबर, तो यहाँ पर 130 गुना, तो 2 का भी 130 गुना कर दो, 13 दूनी 26, 260। आसान था ये तो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 की डिविजिबिलिटी एकदम से देखते हैं क्या, 8 5 13, ये तो हो रहा ऊपर, 5 4 9 ये नहीं हो रहा, 5 1 6 ये नहीं हो रहा है, 5 4 9 ये भी नहीं हो रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, अब क्या होता है पाई, यानी कि पाई आर एल, यानी कि एल प्लस का आर, ऐसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, स्लाइंट हाइट 5 आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो बनेगा शंकु इस तरीके से, तो ये तो हमें पता है रेडियस 3 है, ये 4 है, तो स्लाइंट हाइट 5 हो जाएगी, यानी कि पाई का मान 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान 3 हो गया, एल का मान 5 हो गया, आर का मान 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 3 24, 24 दूनी 48 हो गया। इन डिजिट से काम हो चुका है, 24 दूनी 48 और 4 52 बटे में 7 आंसर। अगला सवाल, 2 सकेंद्री वृत्तों में से बाह्य वृत्त की त्रिज्या इतनी है और इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा PQ आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखो बहुत आसान सवाल हो गया, सकेंद्रीय वृत्त बोल दिया, यानी कि आधे से ज्यादा आपका काम हो गया, जिसका केंद्र एक ही। बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ये बना दी एक हमारी स्पर्श रेखा इस पर, यानी कि यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 6 हो गया। अब जीवा की लंबाई 10 थी पूरी की पूरी, जब इस पे सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये आधी बचेगी। अब हमें निकालना क्या था, आंतरिक त्रिज्या, यानी कि इसका मान, यानी कि अंडर रूट में 6 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, तो 6 5 11, 6 से 5 गया 1, यानी कि अंडर रूट 11 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक दिन में कुल 1200 केजी फल बेचे गए तो अंगूर और संतरे की बिक्री के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। एक दिन में कुल 1200, यानी कि 100 बराबर में कितना दिया था, 1200। अब सबसे पहले अंगूर को पकड़ते हैं, यानी कि ये रहे अंगूर, यानी कि 10। फिर किसकी बात कर रहा था, संतरे की, यानी कि ऑरेंज की बात कर रहा था, यानी कि ये रहे। तो इनका डिफरेंस 5 बराबर निकालना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आसान था बिल्कुल। अगला सवाल, चलिए फिर 5 तारीख की शिफ्ट 2 समाप्त हो गई है। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मत कीजिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोई किसी का कर नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक शिफ्ट आपकी बची हुई है, उसको भी फिनिश करते हैं, फिर आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें सारे अच्छे सवाल होंगे सीपीयू में पूछे हुए। देखो ऐसे अगर छांटने के लिए आप बोलते तो मैं भी छांट के निकाल के 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवा देता, लेकिन खुद से सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन अच्छे खासे पता होते हैं कि कैलकुलेटिव है, वो सारे निकालना आसान होता है। ठीक है, ऐसे तो फिर क्या है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। मान लो कोई सवाल मैंने पढ़ा, वो करने में तो देखने में तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में टफ हो जाता है, तो मैं उसको दोबारा इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन की हैबिट बनी रहे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।